नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। शनिवार भोर फटते ही ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पंवार को धन शोधन मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि महज 2 दिन पहले ही ईडी ने महेंद्रगढ़ के विधायक राव दान सिंह पर छापेमारी की थी। उनके आवास फार्म हाउस को खंगाला गया, लेकिन यह कार्रवाई केवल छापेमारी तक ही रही है। अब सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी ने प्रदेश का सियासी माहौल गरमा दिया है। कांग्रेस हर संभव प्रयास कर रही है कि इस गिरफ्तारी को किसी तरह से राजनीति से जोड़ा जाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ईडी अपना काम कर रहा है, इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। सुरेंद्र पंवार ऐसे पहले नेता नहीं है। इससे पहले यमुनानगर के इनेलो विधायक रहे दिलबाग सिंह, पानीपत से कांग्रेसी विधायक रहे धर्म सिंह छोकर के बेटे सिकंदर सिंह। इन पर भी ईडी कार्रवाई कर चुकी है और शुक्रवार को ही पानीपत में M3M की संपत्ति को भी अटैच किया गया। इसी मामले में मुख्य अभियुक्तों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम शामिल है। ईडी की इस कार्रवाई से प्रदेश की सियासत पर क्या फर्क पड़ेगा व प्रदेश की सियासत में इस कार्रवाई को किस रूप में देखा जा रहा है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ धर्मवीर, चंडीगढ़ से हरिभूमि के ब्यूरो प्रभारी योगेंद्र शर्मा व सोनीपत से पूरे मामले पर नजर रखे हुए दीपक वर्मा। दीपक, क्या मामला है? सुरेंद्र पंवार का कुछ पता लगा कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है? कल सुबह हिरासत में ले लिया था, अब गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया गया है, तो ईडी ने कुछ बताया कि क्या है पूरा मामला? ये सर, अभी तक ईडी की तरफ से तो कोई आधिकारिक रूप से इसकी सूचना नहीं मिली है, जानकारी नहीं मिली है। लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है, पहले जैसे सुबह तो खनन के मामले को लेकर कुछ ऐसा बता रहे थे कि जो पहले कुछ समय पहले की बात है, जो खनन के मामले में यमुनानगर में भी रेड की थी, जब सुरेंद्र पवार के यहाँ भी ईडी का छापा पड़ा था। पहले उससे रिलेटेड बता रहे थे, उससे जोड़कर बोल रहे थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि कोई 2500 करोड़ रुपए का धन शोधन का मामला है, उससे संबंधित ये गिरफ्तारी हुई है। पहले हिरासत में लिया गया है, कुछ सबूत मंगवाए गए थे, फिर उसके बाद हिरासत में लिया और आज सुबह बालाकोट में पेश किया था। वहां पर 2 बजे तक ये था कि 2 बजे के बाद उस मामले में, क्योंकि ईडी ने 14 दिन के लिए रिमांड मांगा हुआ है, तो अभी अदालत में कार्रवाई जारी है सर, सुनवाई चल रही है इस मामले में, अभी क्या होता है। लेकिन अभी तक तो धन शोधन का बताया जा रहा है सर मामला। जी धर्मवीर, ये आपको क्या लगता है? क्योंकि ये एक के बाद एक मामला आ रहा है। राव दान सिंह, धर्मपाल छोकर, उनके बेटे सिकंदर सिंह, दिलबाग सिंह यमुनानगर से, अब सुरेंद्र पंवार। कल M3M की भी संपत्ति जब्त कर ली है, अटैच कर लिया है सॉरी ईडी ने। तो क्या लग रहा है आपको, ये क्या मामले हैं? इस समय जो है इस तरह की कुछ कार्रवाइयों की उम्मीद जो है वो विपक्ष किए हुए था कि कुछ इस तरह की कार्रवाइयां हो सकती है, क्योंकि ये पैटर्न जो है वो चुनाव के समय हम झारखंड में भी देख चुके हैं, दिल्ली में भी देख चुके हैं और बाकी कई राज्यों में भी वो हुआ है। दरअसल जिस तरह से वो कहावत थी ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने जो है इसमें एक और जोड़ दिया कि पॉलिटिक्स में भी जो है वो सब कुछ फेयर है। जी जी और की तरह तो बीजेपी इसमें इलेक्शन में भी आप जो है, चुनाव में भी आप, राजनीति में भी आप जो है इस तरह का कोई भी चीज जो है वो अपना सकते हो। तो मुझे लगता है कि शायद ये हरियाणा में भी जो है इसको दोहरा के देखना चाहते हैं, और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है वो दिलबाग के ऊपर इस तरह की कार्रवाई की गई थी, इनेलो के जो पूर्व विधायक हैं, और अब जो है वो रावदान है, सुरेंद्र पवार है। और क्योंकि सुरेंद्र का मामला जो है वो दिलबाग के साथ जोड़ा हुआ बताते हैं कि दोनों का खनन का कुछ जो है दिलबाग के हमारे में जो कागजात मिले थे उसमें शायद कुछ पवार का जो है वो कुछ उनको ईडी को कुछ क्लू मिले हैं, जिसके बेस पे जो है इनको अरेस्ट किया गया है। जी नहीं, पहले तो ये बताया जा रहा था, लेकिन अब दीपक बता रहे हैं कि ये कुछ धन शोधन का कोई और मामला है। नहीं, देखिए, अब वो तो ईडी की चार्जशीट क्या पेश करती है, उसमें क्या आरोप लगाती है, वो तो मुझे लगता है कि सारे फैक्ट तो बाद में आएंगे। लेकिन अगर मैं इसका पॉलिटिकल पैटर्न देखे तो मैं सिर्फ पॉलिटिकल पैटर्न में बात करूंगा, क्योंकि मैंने इसको इस मामले में गिरफ्तार किया, इसमें इसकी मुझे कोई ज्यादा अभी तक जो है जानकारी नहीं है, मैंने इसको फॉलो नहीं किया है। बट अगर हम पॉलिटिकल पैटर्न की बात करें तो चुनाव से पहले ये इस तरह की कार्रवाइयां क्यों हो रही है, और मुझे लगता है कि आज डिस्कशन का यही एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि इलेक्शन से ठीक 1-1.5 महीना पहले, आचार संहिता लगने से पहले, तो एकदम से जो इस तरह की हरियाणा में जो ईडी का जो एक्टिविज्म देखने को मिला है, ये दरअसल
क्या है, ये मतलब इतना क्यों एकदम से ईडी हरियाणा में एक्टिव हुई है? क्या इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण है, या फिर जो है इसके कोई ईडी के का जो कार्य क्षेत्र है उसमें कुछ आर्थिक अनियमितताएं हैं? अगर आर्थिक अनियमितता का मामला था तो मुझे लगता है ये बहुत बैड टाइमिंग है, क्योंकि जब आपके पास पहले सबूत थे इस तरह की कुछ आर्थिक अनियमितताओं के, तो वो पहले भी कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि ये अगले कुछ समय इलेक्शन से पहले ये मामला राजनीतिक रूप लेगा, भले ही इसके अंदर चाहे आपके आर्थिक अनियमितताएं के इसमें भी एक वजह हो इनके पीछे कार्रवाई में। जी 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 दीपक, ऐसा क्या मामला हुआ सोनीपत में? क्या माहौल है? अभी कुछ दिन पहले मेयर निखिल मदान ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, अब सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी हो गई, तो ऐसा क्या चर्चाएं चल रही हैं सोनीपत में इस गिरफ्तारी के बाद? देखिए सर, सोनीपत में जो राजनीतिक आप दृष्टिकोण देखते हैं, अभी सोनीपत में लोकसभा भी सोनीपत की कांग्रेस की खाते में गई है सर, सतपाल ब्रह्मचारी जीते हैं। तो उस चुनाव में भी सुरेंद्र पवार का काफी अहम रोल रहा था। तो उसके बाद अब जब विधानसभा चुनाव की बारी अब नजदीक है, विधानसभा चुनाव, तो उसके लेकर भी सुरेंद्र पवार सीटिंग एमएलए हैं, अच्छी पोजीशन में हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी स्थिति बनती है कि सुरेंद्र पवार जैसे अपनी सोनीपत विधानसभा के अलावा बाकी जो विधानसभा है वहां भी क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने काफी कुछ अच्छा काम किया, तो वहां भी कुछ उसमें रहते हैं ये लोगों को, मतलब आप एक तरह से कह सकते हो कि कांग्रेस के पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए कुछ, और जैसे कि निखिल मदान का कुछ आप राजनीतिक लगा लें कि राजनीतिक भविष्य को देखते हुए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, क्योंकि कांग्रेस में सुरेंद्र पवार के अलावा अभी विधायक के तौर पे अभी दोबारा टिकट भी उन्हीं को मिलेगी, तो राजनीतिक भविष्य को लेकर उन्होंने छोड़ी। और जो सुरेंद्र पवार का जैसे ईडी का जो मामला है, ये बेसिकली कई बार ऐसा जैसे चर्चा भी होती है राजनीतिक गलियारों में, समर्थकों का भी ये कहना है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके साथी हैं उसके खिलाफ विशेष तौर पर कार्रवाई की जा रही है, ताकि जो विधानसभा चुनाव है उनमें कांग्रेस उतना अच्छा ना कर पाए जितना अच्छा अभी लोकसभा चुनाव में जैसे 5-5 का हुआ है, तो ऐसी स्थिति ना बन पाए और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का ग्राफ गिरे, इसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है राजनीतिक रूप से प्रेरित होने के वजह से। तो एक ये बड़ी वजह मानी जा रही है फिर सोनीपत में। जी योगेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा पवार की गिरफ्तारी के क्या सियासी मायने होंगे? राव दान सिंह पर रेड पड़ी, हालांकि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, ऐसी कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, लेकिन गिरफ्तारी सोनीपत में सुरेंद्र पवार की हुई। मैं केवल आपसे पॉलिटिकल क्या होगा इसका रिस्पॉन्स ये जानना चाहता हूं। देखिए पंडित जी, जो पूरी की पूरी ये चर्चा है इसके देखिए पॉलिटिकल मायने तो हैं ही। पॉलिटिकल मायने इसलिए हैं कि ये बड़े नाम हैं और वो सिटिंग एमएलए हैं, उसके मायने तो बिल्कुल है, उनके क्षेत्र पे भी प्रभाव पड़ेगा, पार्टी पे भी प्रभाव पड़ता है। दो जो विधायक हैं दोनों के खिलाफ जो है कार्रवाई चल रही है, तो इसके पॉलिटिकल मायने तो बहुत कुछ है, क्योंकि और दूसरा क्या है कि फाइनेंशियल भी साउंड है, चाहे भले ही खनन का काम है या किसी भी चीज का काम है, बिजनेस है उनका, तो इसका राजनीतिक मायने तो है ही, क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास लोगों में और उनके खास उसमें है। लेकिन मैं इसका एक दूसरा पहलू भी पंडित जी आपसे चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि ये कोई हम किसी पार्टी विशेष को लेके कोई प्रवक्ता नहीं है। अगर मान लीजिए कोई उस पार्टी का आदमी कोई उसमें सफाई दे कि साहब ये राजनीतिक द्वेष हो रहा है, लेकिन इसके अगर अतीत में आप जाएंगे तो चाहे वो छोकर हो, समालखा के छोकर साहब हो, धर्म सिंह छोकर, चाहे सुरेंद्र पवार हो, ये एक बिजनेस राइवलरी भी है। और दूसरा ये क्या है कि ये मुकदमे पुराने चले आ रहे हैं। जब आप किसी चीज को हल्के में लेते हैं ना कि बहुत कुछ है, कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हम बहुत बड़े बाहुबली हैं और हम बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, तो धीरे धीरे कोई भी छोटी सी चीज अदालत में जाती है, वहां से वारंट इश्यू हो जाते हैं, वहां से कुछ और चीजें हो जाती हैं, और जो अधिकारी हैं वो अपना पल्ला कभी भी वो फंसते नहीं है, उनको पता है कि टेक्निकली किस तरह से किस स्टेज पे आप जाके फंसेंगे। अब ये अलग बात है कि चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले ये हो रहा है। धर्म सिंह छोकर जो है रियल एस्टेट के अंदर उन्होंने जो किया है, मेरी कई आला अधिकारियों से चर्चा हुई है, इस पे गुफ्तगू हुई है, बहुत पहले से उन्होंने कहा था कि कोई ना कोई संकट बापू और बेटे पे जरूर आएगा, जिस तरह की कागजों में कमियां थी और इन्वेस्टर का पैसा। जी साई आईना के नाम से उनके बेटे की कंपनी थी जिसमें बहुत गड़बड़ियां निकली, जो रियल एस्टेट के अंदर उन्होंने कंपनी के रूप में जो काम किया है। अब आप उस समय जब पेमेंट लेनी है या आपने इन्वेस्टर का पैसा लेना है, टावर खड़े करने हैं,
आपने उस समय तो आप चौपर में उड़ रहे होते हो, अब आप जी इसको राजनीतिक बात कर रहे हैं। वो इन्वेस्टर जो जी गरीब आदमी जो अपनी जिंदगी भर का पैसा लगा करके फ्लैट खरीदता है, तो आप उस समय जी समझते हैं कि हम सत्ता में हैं, हम सत्ताधीश हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा। अगर वहाँ जी हजारों इन्वेस्टर सैकड़ों लोगों का पैसा गुड़गांव में उस रियल एस्टेट में डूबा हुआ है, वो लोग अपील कर रहे हैं। आप देखिए सहारा वाले मामले में क्या हुआ, सुप्रीम जी कोर्ट को आखिर में कहना पड़ा कि इन लोगों का पैसा आपको लौटाना पड़ेगा। सुरेंद्र जी जी पवार की जहां तक बात है, उनका खनन का जो भी बिजनेस है, उसमें भी जी टेक्निकली ये सब चीजें पीछा करती हैं। आप जो है अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं तो अलग बात है, लाइसेंस पे आप कर रहे हैं, चाहे आप लीकर बेच रहे हैं, चाहे आप माइनिंग जी कर रहे हैं। जी लेकिन जी जी जब आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, इलीगल माइनिंग में या तमाम चीजों में सोचते हैं कि वायलेशन हो रही है, कुछ नहीं होगा, लेकिन वो छोटी सी चीज कानून के रूप से पीछा करती है, बहुत लंबे टाइम तक पीछा करती है। और जी 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 आपको पंडित जी अच्छी तरह से पता होगा कि जेबीटी वाला मामला हो चाहे चौटाला साहब वाला, कितने बड़े बड़े जी जी दिग्गज सियासी दिग्गज जो है किस तरह से संकट में आए हैं। तो कभी भी जी जी किसी जी चीज को बहुत छोटा नहीं समझना चाहिए कि भाई हम जी जी, ठीक है योगेंद्र। धर्मवीर, मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि ये एक के बाद जो, क्योंकि सुरेंद्र पवार को भूपेंद्र हुड्डा का भामाशाह माना जाता है, भूपेंद्र हुड्डा के बड़ा उनके सपोर्टर हैं, बड़े खास हैं, अनेक चुनावों में उनकी अहम भूमिका होती है, तो इनकी गिरफ्तारी से कांग्रेस पे कितना इफेक्ट पड़ेगा और अगला नंबर किसका हो सकता है, आपको सियासी रूप से क्या लग रहा है? पंडित जी देखिए, एक बार तो ये इस तरह की जो कार्रवाई जो है वो डिमोरलाइज करती है नेता को भी और उसके कैडर को भी। जी तो इसलिए हम अरविंद केजरीवाल के मामले में देख चुके हैं कि आम आदमी पार्टी एकदम से उसके अंदर जो है वो डिफेंसिव हुई थी। हाँ, हालांकि करंट नहीं इलेक्शन रहा। के दौरान उन्होंने तो जमानत मिली और फिर से थोड़ा एग्रेसिव होने की कोशिश की, लेकिन जी इन टोटल आम आदमी पार्टी का मोरल डाउन था। झारखंड जी में भी कुछ सिचुएशन जो है हेमंत सोरेन के अंदर जाने के बाद वो उसी तरह की वो हुई थी। तो जी नो डाउट हुड्डा लेने में भी इस समय एक इस तरह की चिंताएं तो है, जी लेकिन सवाल ये है कि एक तो क्या है, अ, हरियाणा का जो खासकर हुड्डा का जो सपोर्टर है वो जी इस चुनौती को किस रूप में लेता है, क्योंकि कई जी बार जैसे आप देखिए किसान आंदोलन के समय देखिए बिल्कुल हरियाणा में खासकर एक किसान कम्युनिटी को एक आइसोलेट करके तो जी कोशिश की गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये कम्युनिटी जो है पूरी तरह एग्रेसिवली होके आई और जी उन्होंने उसको अपना जो है मतदान में भी उसको दिखाया और बीजेपी की जो रणनीति थी उसको एक तरह से काउंटर किया। तो जी इसके दोनों चीज हो सकती है कि अगर नेतृत्व खुद पैसिव हुआ इस मामले में, अगर वो डिफेंसिव चला गया तो मुझे लगता है जी काडर डिफेंसिव होगा। लेकिन अगर जी नेतृत्व खड़ा रहा इस कार्रवाई के बावजूद भी, तो मैं हरियाणा का जो मतदाता मुझे जिस तरह का मनस्थिति का लगता है, वो मुझे लगता है कि शायद इसका ये कार्रवाई उल्टी भी पड़ सकती है। जी जी। तो दीपक ये सोनीपत में आपको क्या लगता है, दीपक सोनीपत में आपको क्या लगता है कि इसका क्या रिस्पॉन्स हो सकता है, पॉजिटिव या सर नेगेटिव? सोनीपत में दो तरह की परिस्थितियां बनती हैं सर। जैसे ईडी जी की कार्रवाई हुई है, अगर ये ज्यादा लंबी चल जाती है, मान लो 1.5-2 महीने तक विधायक बाहर नहीं आते, तो ऐसी जी परिस्थितियों में अगर वो मतलब अगर जेल से इलेक्शन लड़ते हैं, मतलब आने वाले टाइम में चुनाव भी नजदीक है, या तो जेल जी से लड़ेंगे या उनका कोई परिवार से लड़ता है, तो एक जो जी अलग, क्योंकि आज की तारीख में जो ईडी की कार्रवाई है या सीबीआई की कार्रवाई है, तो उसको सीधे जी तौर पर बीजेपी की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के साथ जोड़कर देखा जाता है सर। तो जी ऐसी परिस्थितियों में सीधे तौर पे बीजेपी को नुकसान हो जाता है, कांग्रेस को फायदा होता है, क्योंकि लोग भ्रष्टाचार है या फिर भ्रष्टाचार किया नहीं है वो जांच का विषय है या अदालत ने उसको देना है निर्णय जो जी भी है। लेकिन जो लोगों जी के बीच में जो बात आती है वो ये आ जाती है कि ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई की तरह इस तरह से कुछ सहानुभूति वाला मैटर आ जाता है, तो उसमें कांग्रेस जी को कुछ फायदा हो जाता है सर। तो अगर जी ऐसी परिस्थितियां बनी रहती हैं ये चुनावों तक भी, या जी चुनाव के आसपास ये बाहर आते हैं, या फिर कुछ मामला अलग होता है या सजा होती है या जो भी चीजें हैं, तो वो जी। चीजें कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं सर ज्यादा। इतना तो तय है कि सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी कई दिनों से खटक रही थी। जब से यमुनानगर में दिलबाग सिंह के आवास पर छापे पड़े थे, उसके बाद से लगातार चर्चाएं थी कि सुरेंद्र पवार निशाने पर हैं, उनके परिसरों में भी छापे पड़े थे, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि सुरेंद्र पवार को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनकी गिरफ्तारी से कांग्रेस पर क्या फर्क पड़ेगा, कांग्रेस इसे किस रूप में लेगी और भाजपा
किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देगी, यह आने वाला समय बताएगा। आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।